ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम बने हुए हैं पोल ऑफ पोल्स में, यानी कि कर्नाटक में 13 मई को क्या होने वाला है, क्या आंकड़े निकलकर सामने वाले आने वाले हैं, उसका एक अनुमान हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि 13 मई को कर्नाटक की तस्वीर आपके सामने साफ हो जाए। और इसी कड़ी में लगातार कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि एक पहला आंकड़ा हम दिखा चुके हैं और वो पहला आंकड़ा कांग्रेस को एज होने की ओर इशारा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सीनियर नेता टीएस सिंहदेव साहब जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और इनिशियल जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के लिए गुड न्यूज की ओर इशारा कर रहा है, आपका पहला कमेंट। ये ऐसे ही सुनने में आ रहा था, हालांकि मैं तो कर्नाटक चुनाव के दरमियान नहीं गया, ऐसे भी बहुत कम गया हूं, लेकिन जो भी जानकारी मिली वो यही बता रही थी कि कांग्रेस आगे रहेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिख रही है? इस पूरे इलेक्शन कैंपेन पर आप नहीं गए, लेकिन इलेक्शन कैंपेन पर आपकी जरूर नजर रही होगी क्योंकि आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तो आपकी नजर जरूर रही होगी कि कांग्रेस के क्या वादे थे, जो गारंटीज थी। आपको लग रहा है कि जो ये वादे, जो प्रचार था, उसका एक इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है? जी, इलेक्शन में दो इश्यूज रहते हैं, एक बेटर ऑल्टरनेटिव, पॉजिटिव साइड जो है कि मतदाता आपको क्यों वोट दे, दूसरे ने काम अच्छे से नहीं किया इसलिए हम आपको वोट दे रहे हैं, और दूसरा पहलू नकारात्मक वाला कि एक सकारात्मक पॉजिटिव, आप हमको अच्छा देंगे पहले से, और दूसरा कि सामने वाले ने अच्छा काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कर्नाटक में अभी दोनों स्थितियां हैं, कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनने का और बहुमत हासिल करने के लिए, कि दोनों पहलू कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं। 40% की सरकार, बहुत सारे भ्रष्टाचार की बातें मीडिया में ही हम लोग देखते थे, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे, बेंगलोर में पानी का फ्लडिंग हो रहा है, कहीं प्रबंधन में भारी कमी हो रही है, कोई नया काम ऐसा किया हो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं दिख रहा, मत किसी को मिला, सरकार तोड़ के फिर से बनाई, कई प्रकार की बातें आ रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक इस बार परिवर्तन करेंगे। और फिर नकारात्मक एक और पहलू कि हर 5 साल में वहाँ गवर्नमेंट बदलती रही है, तो कोई ट्रेंड अगर वैसा मेंटेन हुआ, हालांकि बगल में केरल में वो ट्रेंड नहीं मेंटेन हुआ, हिमाचल में जरूर मेंटेन हुआ, तो ये भी जो बात है कि वहाँ लगातार सरकार बदलती है, जनता मतदाता सरकार बदलते हैं, ये सारे पहलू ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। अगर ऐसा नतीजा रहता है सर, तो एक बड़ा इशू जो कि भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से जब प्रधानमंत्री इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया वो था डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा, और फिर कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है। उन्हीं योजनाओं का फायदा उस स्टेट में पहुंचता है और विकास दोगुना होता है जिस स्टेट में भी जो है बीजेपी की सरकार आ जाती है। अगर ऐसा नतीजा नहीं आता है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आपको क्या गेम चेंजर साबित होगा फिर? मैं इस तर्क से कभी सहमत नहीं रहा, और बल्कि मैं इस तर्क का विरोध भी करता हूं कि आप देश के फेडरल स्ट्रक्चर को ही चुनौती दे रहे हैं कि जो केंद्र में रहेगा वही राज्य में रहेगा। तो ये तो हमेशा के लिए हो गया कि जो दिल्ली में बैठेगा वही राज्य सरकार में बैठेगा। ऐसा तर्क से ही मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, क्योंकि हमारे देश का संवैधानिक ना तो ढांचा है, ना हमारा भूत का इतिहास, पहले का इतिहास ऐसा रहा है, न वर्तमान है, न भविष्य में होना चाहिए। तो ये तर्क ही एकदम नाजायज तर्क है, गलत तर्क है कि जो दिल्ली में रहेगा वही राज्य में रहेगा तभी काम होगा। फिर फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ गया? आप राज्यों में केंद्र सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका फाइनेंस कमीशन के माध्यम से डिवोल्यूशन करते हो, तो उसमें कोई पक्षपात नहीं होता कि अगर कहीं कांग्रेस की सरकार है तो उसको कम पैसे मिलेंगे, कहीं भाजपा की सरकार है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर 41% डिवोल्यूशन होना है केंद्र द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्सेस का, तो वो हर राज्य को उतना मिलेगा। इसमें डबल इंजन की सरकार कहीं नहीं दिखती। और अगर डबल इंजन की सरकार की बात है तो केंद्र की सरकार ऐसे हर राज्य के साथ नाइंसाफी कर रही है कि उनका जो जायज हक भारत के नागरिक के नाते है, आप उसको दरकिनार कर रहे हो। आप हमारी पार्टी में रहोगे तो हम आपको पैसे देंगे, आप हमारी पार्टी में नहीं रहोगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो ये तर्क ही एकदम ध्वस्त करने योग्य है। प्रधानमंत्री जी इस बात को कहें या कोई भी कहे, मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। ना ऐसा होता है,
न ऐसा हो सकता है, न ऐसा होना चाहिए। अगर यही आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं, अभी क्लियर मेजॉरिटी को लेकर थोड़ा बहुत संशय बरकरार है, लेकिन यही आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील होते हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो इसको ये माना जाए कि जो लास्ट मोमेंट के जो कुछ इश्यूज थे, सेंसिटिव इश्यूज थे, चाहे वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को टारगेट करना हो या फिर बजरंग बली वर्सेस पीएफआई वाला जो एक एपिसोड हुआ था, फिर आपको लगता है कि ये मुद्दे शायद नहीं चले? संप्रभुता, ये मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं, इसमें कहीं दो बात नहीं है। एक तरफ 40% वाली सरकार है, क्या पे टैक्स या क्या करके 40% वाला कांग्रेस की तरफ से प्रचार निकला था। दूसरा केरल स्टोरी, फिर हनुमान जी बीच में आ गए। तो ये तय करेगा मतदाता कि वो किस बात से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और सरकार की अकर्मण्यता सामने आई पिछले महीनों में, पिछले सालों में, या भावनात्मक प्रचार, मतदाता उतना जागरूक शायद आज के प्रजातंत्र में है कि वो इन बातों को समझेगा और अपना मत देगा। सर, यहाँ से बिल्कुल एक, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं सीनियर लीडरशिप के भी और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार में भी, क्या आपको लगा कि पार्टी ने कहीं ना कहीं जो पार्टी के लिए कहा जाता रहा है अब से पहले, जैसे जो कई और चुनाव में, उससे पार्टी ने सबक लिया है? राहुल गांधी जिस रोल में नजर आए, प्रियंका गांधी इस चुनाव में जिस एक्टिव में नजर आई और तमाम चीज़ों का जो है जवाब दिए प्रधानमंत्री। अगर गाली की बात करती हैं तो यहाँ प्रियंका गांधी अप फ्रंट उसको लेती हैं, सोनिया गांधी लास्ट तक आई। भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा वक्त जो है वो कर्नाटक में बिताया जाता है। एक बिल्कुल 2024 से पहले एक ब्रीजर नजर आता है आपको, एक फ्रेशर नजर आता है अगर ऐसे ही नतीजा रहता है तो? कर्नाटक का चुनाव निश्चित रूप से आने वाले दिनों के देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्योंकि इसके बाद 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, 3 बड़े राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उसके बाद 2024 का चुनाव। तो कर्नाटक के चुनाव के परिणाम का असर विधानसभा के आने वाले चुनाव पे भी पड़ेगा, निश्चित रूप से सभी के मनोबल पे पड़ेगा और परिणाम पे उस नाते भी पड़ेगा। और इन राज्यों के चुनाव का असर लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगा। तो कर्नाटक का चुनाव बहुत अहम अवसर पे हो रहा है और इसका प्रभाव पड़ेगा। जो इश्यूज कांग्रेस ने रखे, जो गारंटीज कांग्रेस ने दी, वो बेसिकली वो गारंटीज थी जो कि एक सीधा जो एक आम मतदाता है, एक आम नागरिक है कर्नाटक का, उनको हिट करती। ये इश्यूज अगर चल रहे हैं और इन इश्यूज, इन गारंटीज के बाद अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वापस जो लोकल इश्यूज हैं उसी पर चुनाव लड़ा जाए, जो राज्य के इश्यूज हैं उसी पर चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि बीच में देखा गया बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए गए थे, बहुत सारे इश्यूज, बड़े बड़े इश्यूज सामने आए थे। आपको लगता है कि वापस उन बेसिक इश्यूज, बेसिक नेसेसिटीज पर लौटने की जरूरत है? राज्य के चुनाव में राज्य के ही मुद्दे असरदार ज्यादा होते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। 5-10% केंद्र के इश्यूज का प्रभाव पड़े मैं नहीं कह सकता, वरना हमने बिहार में देखा कि प्रधानमंत्री जी टोटली प्रोजेक्टेड थे कि इन्हीं के नाम पे हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके दल को या उनके समूह को सफलता नहीं मिली। यही हमने बंगाल में भी देखा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, इन्होंने बहुत समय इन्वेस्ट किया, कुछ वोट शेयर बढ़ा जरूर, कुछ सीट इनकी बढ़ी होंगी, लेकिन सफलता नहीं मिली। हिमाचल के चुनाव में भी मैं भी वहां था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये मान के चलो कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे को देखो, मेरे को वोट दो। तो वोट शेयर का डिफरेंस जरूर 1% के आसपास आया, उसका कुछ प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन अंत में सरकार कांग्रेस की ही बनी। तो बाहर के जो मुद्दे होते हैं, ये एक हद तक, एक सीमित हद तक, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे एक सीमित हद तक प्रभाव डाल पाते हैं। अंतिम परिणाम में वो निर्णायक हो, ये नहीं होता मेरी अनुभव में, मेरी समझ में। तो जो कर्नाटक के इश्यूज होंगे, जो कर्नाटक की लीडरशिप है, आखिर प्रधानमंत्री जी तो मुख्यमंत्री बन के वहाँ काम नहीं करेंगे, वहाँ तो कर्नाटक के जो लीडर्स हैं, चाहे बीजेपी के होंगे, चाहे कांग्रेस के होंगे, चाहे जनता दल एस के होंगे, इनको राज्य को लीड करना है। तो ये जिन इश्यूज को लेके जा रहे हैं, लोग कितना उन पे विश्वास करते हैं। नहीं तो भाई घोषणा पत्र में और चुनाव के पहले तो सब नेता आते हैं, बोल के जाते हैं, कोई फिर उसको भूल जाता है, कोई कुछ नहीं करता। इस प्रकार की बात भी मतदाता के मन में रहती है। तो मतदाता जिनके प्रति विश्वास अर्जित करेगा, आपने अपनी बात कही,
वो एक हद तक रहती है। मतदाता क्या सोचेगा कि हाँ ये तो कह रहे हैं, इतनी चीजें कह रहे हैं, ये कर ही नहीं सकते, तो आप पे विश्वास ही नहीं करेगा। हाँ नहीं, हमने उसको भी देखा और ये ऐसी चीज कह रहे हैं, कर सकते हैं, चलो इस बार इनको देखते हैं। तो मतदाता उस नाते मत डालेगा। केंद्र के इश्यूज इसमें निर्णायक मेरी समझ में नहीं होते। कुछ प्रभाव ना हो ये मैं नहीं कहता। 26 किलोमीटर प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई, रोड शो हुआ, अगले दिन भी शायद 9 किलोमीटर का रोड शो हुआ। केरल का वो जो स्टोरी है, एक स्ट्रेटेजी बना के एक समय पे उसको रिलीज किया गया। ये जो इशू है हनुमान जी वाला, केरल स्टोरी जी, हनुमान जी भी प्रकट हुए, एन मौके पे हनुमान जी भी प्रकट हुए। ये सारे इश्यूज भी प्रभाव डालते हैं लोकल स्तर पे। मतदाता अंत में निर्णय लेगा। मुझे लगता है कि भावना का असर उतना नहीं पड़ेगा और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, अगर क्लियर बहुमत नहीं भी मिलता है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। असली बधाई आपको उस दिन देंगे 13 तारीख को, तब तक इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्योंकि रुझान ऐसे दिखा रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल ऐसा दिख रहा है, इसलिए आपको पहले से ही मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, मनोज यादव जी भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और ज्योति सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन मनोज जी से मैं एक रिएक्शन पहले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं ज्योति जी के पास चलूंगा। मनोज जी, अभी जो फिगर सामने आ रही है वो खबर अच्छी नहीं है बीजेपी के लिहाज से, इंतजार करेंगे, क्या लग रहा है? यह हमें एग्जिट पोल में विश्वास नहीं है मनोज भाई। देखिए ऐसा है कि जी देखिए, हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, बहुत से एग्जिट पोल में हमको उससे बहुमत के पार भी दिखाया गया है और बहुत समय हमको लगातार टक्कर में दिखाने का काम किया गया है। लेकिन हमारी अपनी एक फीडबैक टीम है, हमारे बूथ स्तर पे हमारे कार्यकर्ता हैं, पन्ना स्तर पे हमारी कार्यकर्ताओं की टीम है, शक्ति केंद्र है, वहाँ के हमारे पास फीडबैक है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक डंके की चोट पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सचिन जी, सवाल ये उठता है कि जो पॉलिटिकल पंडित बड़े बड़े ये बोल रहे थे चुनाव प्रचार के जब शुरुआती दौर की, बोल रहे थे कि भाजपा तो कहीं है ही नहीं, टक्कर में ही नहीं है, भाजपा को तो 60-70 सीटें आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन एग्जिट पोलों में अगर आप देखेंगे तो बहुत एक मिली-जुली आपके लिए एक और थोड़ी सी कच्ची खबर बता देता हूं, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। एक और रोहित, तो ये जो हमारे पास आंकड़ा आया है, इस आंकड़े में अपडेटेड इंफॉर्मेशन, इस आंकड़े में हो सकता है ये उस बाद का आंकड़ा हो जब तक का आंकड़ा एग्जिट पोल में आया था, दोपहर तक का जो हमारा एग्जिट पोल था, उसके बाद का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें 100 तक भारतीय जनता पार्टी जो है पहुंचती नजर आ रही है। 80 to 100, मतलब अब 100 तक भी जो है वो एक एग्जिट पोल्स जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस जो है 160-107 के आसपास के करीब नीचे आ रही है। लेकिन ये बात है, मनोज जी आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। लेकिन जो दूसरा एग्जिट पोल है, ठीक है उसमें बीजेपी बढ़ी है, लेकिन अपर एज अभी भी कांग्रेस को ही दिख रहा है। आपको भरोसा है अपनी, जो आप कह रहे हैं कि इंटरनल टीम है उसके सर्वे, उसकी रिपोर्ट पर पूरा भरोसा है? नहीं, हम अपनी इंटरनल टीम पर ही भरोसा करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जिट पोल आपने देखा होगा फेल हुए हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता वहां पर सरकार बनाएगी। उसका कारण मैं बताता हूं। जनता ने तय किया कि लोटस को हमें कमल के निशान पर बटन दबाना है। लूटस जो हमें लूटने वाले हैं उनको हमें वोट नहीं देना है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखिए, जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो पीएफआई के एजेंट बनकर पीएफआई को संरक्षण देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो ये लेकर के आते हनुमान जी और बजरंग दल के ऊपर मतलब ये प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। तो हम डबल इंजन की सरकार के सहारे जिस तरह तेजी के साथ में हमने काम किया है, तो अगर हमारी उपलब्धियां गिनाएं तो 55 लाख हमने रोजगार देने का काम किया है, 27 लाख हमने टॉयलेट बनाने का काम किया, 37 लाख हमने एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया है, 57 लाख हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 15 करोड़ उनके खाते में डालने का काम किया, 48 लाख हमने नल के माध्यम से जल देने का काम किया है और 2,26,000 करोड़ की जो एड देने का काम किया जो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर मात्र 94,000 की मिलती थी। 11 एयरपोर्ट बनाने का काम किया है, 7 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, 3 ट्रिपल IIT बनाने का काम किया है और वहां पर
तुमकुर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लगाने का काम किया जा रहा है। तो जिस तेजी के साथ में वहां पर चाहे रोड के माध्यम से, चाहे मैसूर एक्सप्रेसवे हो, बेंगलोर एक्सप्रेसवे हो, चेन्नई एक्सप्रेसवे हो, चाहे वंदे भारत एक्सप्रेसवे हो, तो जिस तेजी के साथ में एफडीआई नंबर चाहे तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, आपने बहुत गिनाया ही है, तो ये साफ साफ दिखता है कि वहां की हो गया, जनता इसका फैसला हो चुका है। अब आज आप चाहे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, आराम से सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने ठीक है, एक ये बहुत नहीं रिलैक्स आज इस पर हो गया है, हम फैसला। रिलैक्स हैं, हम ये गिना रहे हैं कि एक ठीक है, मैं आता हूं मनोज जी आपके पास। एक रिएक्शन में ज्योति कुमार सिंह जी का भी लूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं। एक रिएक्शन में उनका भी लूंगा, फिर हम कुछ और आंकड़ा दिखाएंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ज्योति जी, देखिए, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को तोते की तरह कैसे रटाया जाता है और हर बात को, हर चीज़ को, हर मौके पर वही बात इनको करना है। अरे इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब चिंतन मनन कीजिए और 2024 के बाद कहाँ जाएंगे वो देखिए, और अभी कर्नाटक में कहाँ जाएंगे वो देखिए। लेकिन दो तीन मैं सचिन जी मैं बात आपसे करना चाहता हूँ जी कि मुद्दे तो उठे, बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन ये बात जरूर होना चाहिए ये कर्नाटक इलेक्शन के बाद कि क्या स्टेट में चुनाव प्रधानमंत्री लड़ेंगे, क्या स्टेट में चुनाव वहाँ के लोकल मुद्दे पर लड़े जाएंगे, क्या स्टेट में चुनाव अगर कोई बातों का किस तरह से बनाया जाता है। सवाल उठाएंगे स्टेट के चुनाव में राहुल गांधी क्यों आ रहे प्रचार करने, प्रियंका गांधी क्यों आ रही प्रचार करने, फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है सचिन जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। आप प्लीज, आप बहुत एक सेंट्रल लीडरशिप है ना, आप इस तरह से आप ना बोलें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं वो ठीक है, वो राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री नहीं है। वो प्रधानमंत्री मणिपुर में आग लगा हुआ है और वहां से बैठे हुए 10 है, यहाँ पर पहलवान यहाँ बैठी हुए जंतर मंतर पर। लेकिन किसकी पार्टी में कौन प्रचार करेंगे आप और हम पता नहीं करेंगे। इलेक्शन हो गया, वोट पड़ गए। मैं गंभीर बातों पर करना चाहता हूं और इसका जवाब आप मेरे बोलने के बाद आप जरूर देंगे कि जितने चैनल या सीनियर जर्नलिस्ट लोग जो बोलते हैं, क्या ये बजरंग दल बजरंग भगवान में अंतर है कि नहीं है, इसका जवाब आप जरूर देंगे। आज पूरे दिन मैंने देखा, आज आप बताएं, सारे बहुत से चैनल और आपके भी चैनल पर मैंने देखा कि आप पूरे इस पर कि कांग्रेस की मिट्टी पड़ गई, उसका ये जजमेंट हो गया, उनका वो। अरे बजरंग दल, बजरंग बली को लेकर आप बिना मतलब का लोगों में कंफ्यूजन कर रहे हैं, लोगों पर वोट दे रहे हैं, दिन भर वोट दे रहे हैं, आप उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो नेतागिरी हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, आज ये सोचने की जरूरत है, आज ये सोचने की जरूरत है कि आम लोगों को आप कौन से मुद्दे पर बात करें। आप ज्योति जी आपने ये किसी के प्रेशर में आकर ज्योति जी आपने ये ठीक कहा, ये ठीक बात नहीं है। आज आपने सवाल पूछा था ना कि आज स्टूडियो में बैठ के आप लोग भी बोल रहे थे, रोहित बोल रहे थे या मैं बोल रहा था। मैं एक चीज देता हूं, मैं सिर्फ जो है आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, 2 मिनट का वक्त ले लीजिएगा। बजरंग बली और बजरंग दल एक नहीं है। मैं लगातार अपनी डिबेट्स में लगातार ही कहता हूं, बजरंग बली और बजरंग दल एक नहीं है। आप मुझे बता दीजिए तर्कों के साथ, 5 पॉइंट्स के साथ, बजरंग दल और पीएफआई एक कैसे? बजरंग, सुनिए, इन्हीं के नेता ज्योतिराज सिंधिया ने बजरंग दल के बारे में क्या बोला था, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी राम सेना के बारे में क्या बोला था। हम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कि अगर उनकी आइडियोलॉजी किसी के साथ नहीं मिलती है, संगठन के साथ, तो उसको पसंद नहीं करती है। उसको आपको विश्लेषण करने की क्या जरूरत है? यहां तो वोट हमारा मैनिफेस्टो है, हमको लोग वोट करेगा। यही तो बात हो रही है कि आइडियोलॉजी नहीं मिलेगी तो बैन कर देंगे हैं। आप महंगाई को खत्म, सुनिए, अब देखिए सचिन जी एक लाइन मुझे बोलने दें। आप नहीं, देखिए ज्योति जी ये मुद्दा क्यों उठा, सचिन जी एक लाइन मुझे बोलने दें, सचिन जी एक लाइन बोलने दें, ठीक है, एक लाइन बोलने दें। बोलिए। मैं पूछता हूं, अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और अपना चेहरा लेकर ही इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या संवेदनहीनता पर बात होगी, संवेदनशील पर बात होगी कि नहीं होगी? जब महिलाओं की बात होती है, जब ये बोलते हैं कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, इन्हीं के यहाँ 8 करोड़ पकड़ा जाता है। और एक ईश्वरप्पा जो उनके मंत्री थे, एक उन्हीं का कार्यकर्ता मर जाता है, सुसाइड करता है और उन पर चार्ज लगाता है, वो उनको फोन करते हैं, उसको नहीं फोन करते। तो वहां के लोग क्या बेवकूफ है? वहां के लोग ये बातें नहीं समझेंगे? बेरोजगार, देखिए, जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो जिम्मेदारी के साथ उनको वहां जाना पड़ेगा। किसी भी प्रदेश में प्रधानमंत्री जवाब दें तो जिम्मेदारी के साथ जाना पड़ेगा। मैं इस डिस्कोर्स में जाता ही नहीं सर। तो वो जिस दिन हम 13 तारीख को बात कर लेंगे कितना चला कितना नहीं चला। शिवम त्यागी,
बहुत बात होती है ना, बहुत बात करती है, और अभी से 2024 में जो है बाहर का रास्ता दिखाने वाले पहुंच चुके हैं आपको या कहीं और आइडियोलॉजी वालों को। मैं ये कह रहा हूं एग्जिट पोल हालांकि ऊपर नीचे बदल भी सकता है, और दूसरा ये कि पीएफआई और बजरंग दल एक ही है क्या, ये मुद्दा तो रहेगा ना शिवम? वो मुद्दा देखिए मैं बोलूं, सवाल मुझसे है शायद, हाँ, मुझे शिवम लगता है आपसे। ज्योति जी। हाँ, एक तो ज्योति जी आज पता नहीं, ज्योति जी को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्योति जी चुनाव खत्म हो गए हैं, इतना अग्रेसिव काहे हैं आप इतना नाराज काहे हैं, आप इतना मतलब इतना गुस्से में क्यों हैं? मैं तो हो कह गए रहा चुनाव हूं कि खत्म, 3 मान मुद्दों लिया, पर चलिए। बात होनी अब चाहिए अपनी आगे। सर बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। अब 13 तारीख को सबको पता चल ही जाना है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने नाराज हैं, जर्नलिस्टों को भी गरिया दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी कह दे रहे हैं, सबको कह दे रहे हैं। अरे आप उस पार्टी से आते हैं जिसमें यह कहा जाता था दैट इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तब क्या राज्यों में चुनाव नहीं होते थे? या कांग्रेस की राज्यों में यूनिट नहीं थी? या कांग्रेस के पास नेता नहीं थे? या कांग्रेस में राज्यों के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता था? लड़ा जाता था। जिसके पास जितनी मजबूत लीडरशिप केंद्र में होती है, सभी पार्टियां उसका उतना ही ज्यादा इस्तेमाल और फायदा लेती हैं। इस देश में छोड़ दीजिए, दुनिया में इस देश के प्रधानमंत्री की जो ख्याति है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, कल अगर कहीं बाहर चुनाव लड़ने का प्रोग्राम करते हैं, प्लान करते हैं, तो वहां पर भी वो जाएंगे प्रचार में, और चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा चुनाव हो। अब ये तो आपकी गलती है ना कि आपके पास टॉप लीडरशिप में प्रोडक्ट ऐसा है कि आप उसको बेच ही नहीं सकते। क्यों? कहीं भी भारतीय बेचोगे, जनता पार्टी के बिकेगा पास ही नहीं। के पास बेस्ट उनके है। टॉप लीडर में कैसा सर, प्रोडक्ट है? बीच में नहीं। नहीं उनके शिवम, नहीं, शिवम, ये इस पर्सनल तरह की नहीं बात होंगे। क्यों करते हैं आप? इस तरह की क्यों बात सर बीच करते में हैं? नहीं, तो सर भारतीय बीच जनता में पार्टी नहीं, के सर कौन बीच सा मैं लड़ना नहीं बताइए? चाहता, मैं लड़ना नहीं नहीं, चाहता, नहीं, क्या ये तो फायदा है ज्योति जी? आपको आप उम्र में शब्दों का बड़े हैं मुझसे, उपयोग मुझे ठीक सम्मानित कीजिए ना। नहीं रहने नहीं नहीं, दीजिए ये ना। शब्दों का उपयोग ठीक मैं कीजिए अपनी आप। बात नहीं टॉप मेरे लीडर का शब्दों प्रोडक्ट उपयोग- कैसा है? अरे ये मेरे- क्या बात हुई? ये कौन सी भाषा है भाई? मेरे शब्दों का उपयोग इतना शानदार है, यकीन मानिए अनपार्लियामेंट्री हाँ, एक तो भी इसका शब्द नहीं जवाब है, आप दावा- ले लें। भारतीय जनता पार्टी अब का भी जो जवाब नहीं- टॉप लीडर का प्रोडक्ट है ना, जवाब वो नहीं- वो आप वो प्लीज इनको बोलिए पार्लियामेंट ना। में सीना ठोकता है। मैं सीना एंकर महोदय ठोकता से है। कहना सुन चाहता लीजिए हूं, बात को आप। मेरी भी कोई आवाज बात शिवम, नहीं सुनेंगे आप। शिवम मैं भी आपसे कहूंगा पर्सनल ना हो, जो भी है पॉलिटिकल कमेंट आप करें, लेकिन पर्सनल ना होने से बचिए प्लीज। सर एक सर मुझे एक चीज, सर मुझे बोलिए, आप मुझे बात मुझे बोलिए। बस एक कांग्रेस चीज- पार्टी अब कोई बात नहीं सुनेगी अब आप लोगों की इस बात की। कोई अगर धमकी देंगे आप किसी तरह की बात, आप आइडियोलॉजी पर बात कीजिए, मैं आप अपनी कीजिए बात आइडियोलॉजी पूरी पर कर दूं। बात, जब मुझे- आप मुझे प्रिंसिपल जब पर बात कहिएगा, जब कीजिए। मैं पूरा कर दूं। ठीक है शिवम बोलिए। ठीक है शिवम, आप फटाफट बात कंप्लीट कीजिए, फिर मनोज जी कुछ कह रहे हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास। पहली बात मैंने ना ज्योति जी को कुछ कहा, ना मैंने किसी को कहा, मैंने उनकी पार्टी के नेता को कहा। हमारे ना पार्टी का बोलते प्रोडक्ट कैसा है? फिर बोलते फिर कुछ बीच नहीं में बोल रहे हैं बोलना आप। शुरू। दूसरा, उनकी पार्टी को मुझे क्रिटिसाइज करने का अधिकार है और मैं करूंगा, अगर बुरा लगता है तो प्लीज लोगों को सुनना छोड़ दीजिए। आप राजनीति में क्यों है जब आप कटाक्ष और चीजें बर्दाश्त शब्दों की नहीं मर्यादा करते? में रहकर और बस तीसरी बार में कौन सा मर्यादा? मैंने क्या कहा बताइए? मैंने कोई गाली दी उनको, कोई अपमान किया? मैंने कहा कि एक पार्टी एक ऐसा प्रोडक्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसको जनता बाय नहीं हाँ, कर तो रही उस है। पार्टी का भी कमाल की प्रोडक्ट बात है, कैसे है? इसमें उस अमर्यादित पार्टी का भी तरह- प्रोडक्ट कैसे है? उस सर, ये पार्टी का भी बीच में प्रोडक्ट क्यों कैसे है? बोल रहे हैं ज्योति जी? उस पार्टी क्या का भी मैं प्रोडक्ट अपनी कैसे है बात बताएं रख ना, सकता हूं? कि आप बोलते हैं कि अरे प्रधानमंत्री कमाल को है, आप वोट नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप किस तरह के प्रोडक्ट की बात करते हैं आप? मैं उस प्रोडक्ट की बात करता हूं जो 55 में से 45 चुनाव हार चुके हैं। मैं उस प्रोडक्ट की बात करता हूं जो एक साल में कम से कम देश में से 65 बार बाहर जाते हैं। मैं उस प्रोडक्ट की मैं बात भी उसी करता हूं प्रोडक्ट जो का बात एक- कर रहा हूं। मैं भी उसी देश- प्रोडक्ट का बात कर रहा हूं। सुनेंगे क्यों मैं भी नहीं? उसी प्रोडक्ट का आप बात सुनने कर क्यों रहा नहीं हूं देना कि इस चाहते? देश मुझे में समझ केवल में- 4 मैं स्टेट में ऐसे है। मौके से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे बोलने उस दीजिए। पार्टी के केवल नहीं, अगर 4 चार स्टेट राज्यों में में है। सरकार किस है तरह तो की बात 55 में से करते 45 चुनाव हैं आपके नेता आप? के। जिस प्रोडक्ट की अगर बात हम इस करते चुनाव हैं, की इस बात देश करते के हैं, तो एक विपक्षी पार्टी के महिला को आप विधवा बोलते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं। आप उस प्रोडक्ट की बात करते हैं। किस प्रोडक्ट की बात करते हैं? ये अब नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। आप डराइए मीडिया वालों को और दिन भर थोड़ा सा दोनों शांति कांग्रेस रखेंगे, हार जाएगी, थोड़ा सा फिर भी दोनों शांति कांग्रेस रखेंगे, आएगी। थोड़ा बात पानी को पीजिए, समझते शांत आप। होइए। मैं एसपी सिंह आप बघेल साहब के मीडिया पास को चल रहा डराएं, हूं। माहौल को लेकिन थोड़ा सा जनता शांत सब- करते हैं सर, जनता जो है माहौल को थोड़ा सा कांग्रेस शांत को करते लाएगी, इस बात हैं। को एसपी आप सिंह समझ बघेल साहब लीजिए। हमारे आप साथ जुड़े हैं, गलत शब्द केंद्रीय मंत्री, मैं बोलकर सीधा उन्हीं के नहीं पास बच चल रहा हूं। सकते, अन्ना भाग बघेल साहब, सकते आपका बहुत बहुत भारतीय स्वागत है जनता इंडिया पार्टी न्यूज के में। प्रवक्ता मनोज आपका बैठे, रिएक्शन बिना पहला, जवाब चुनाव देंगे। खत्म हो आप क्या चुके क्या बोल रहे हैं हैं? और जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि अच्छी खबर नहीं है बीजेपी के लिए। ज्यादा बुरी भी नहीं बता रहे हैं। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो लगभग ठीक है, और अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग वो हैं, और एग्जिट पोल को ना हम पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं लेकिन ना पूरी तरह नकार कर सकते हैं। लेकिन कल 2 बजे के आसपास काफी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के, और हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, उससे निश्चित तौर से कर्नाटक में कमल खिलेगा और हम बहुमत की सरकार कर्नाटक में बनाने में सक्षम होंगे। सर, आपका इंटरनल सर्वे क्या कहता है? आपका एग्जिट पोल या आपका कोई ऐसा सर्वे जो आप तक आंकड़ा पहुंचा हो शाम तक? मैं ओबीसी का नेशनल प्रेसिडेंट होने रहा था, तो मैं बहुत सारा हैसूर में, मैसूर में, बेलगांव में, कर्नाटक में कई जगह मैंने बहुत सम्मेलन किए थे। और कर्नाटक के हिसाब से मैं कोरबा कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारे जानकार जिन लोग हैं जो एमएलए, एमपी, एमएलसी रहे हैं, मेरे साथ रहे, तो मेरा को एक सूचना संग्रह करने का शौक है, क्योंकि मैं पुलिस में भी असिस्टेंट स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुका हूँ कई साल। तो मैं जो अपने लोगों से बात करता हूँ, तो एक हिडन वोट, बहुत छिपा हुआ वोट जो मोदी जी का है, उसका, उस लहर का किसी को अंदाज भी नहीं रहता है। तो मोदी जी ने जो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और आप देख रहे होंगे कि बहुत भीड़ उनको सुनने के लिए आती थी। और केंद्र सरकार की ही योजनाएं, चाहे कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट दिल्ली से शहरी आवास दिया है, ग्रामीण आवास दिया है, उस मकान को घर बनाया है, वहाँ शौचालय बना करके, फिर उसमें गैस का सिलेंडर दिया है, फिर 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क कर्नाटक की महान जनता, जो बहुत जो गरीब लोग हैं वो पा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए में उनका इलाज भी चल रहा है। कर्नाटक में किसी के पास अगर 1 इंच भी जमीन होगी एग्रीकल्चर, तो उसको 2-2 हज़ार रुपए के किसान सम्मान निधि की 12वीं के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पूरा हुआ है। जो अभी बहस हो रही थी कांग्रेस और हमारे प्रवक्ता को लेकर के, इनोसेंट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, और इनकॉम्पिटेंट भी थे। इनोसेंट ये थे कि बोल गए, वो अच्छी बात है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे। सर, मैं आपको एक सेकंड, एक और अपडेटेड आंकड़ा आया है, ठीक है? आपने कहा कि आपका इंटरनल सर्वे कुछ और है, लेकिन एक और उस पर आप अगर कुछ कमेंट करना चाहें, वो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं चाहूंगा रोहित, ये जो अपडेटेड हमारा पोल ऑफ द पोल्स क्या कहता है? ये पोल स्ट्रैट का भी आंकड़ा आ गया है, और अभी तक जो, अगर हम तीनों को कंसोलिडेट करके इसका एवरेज निकालें, तो एवरेज ये कह रहा है कि बीजेपी 90, कांग्रेस 105 और जेडीएस 26 सीट। यानी कि बघेल साहब, मुकाबला अभी तक ऐसा लग रहा है कि फंसा हुआ है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी किसी को, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो रही है। मुकाबला फंसता हुआ है दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जेडीएस माइट बी द किंग मेकर। लोकतंत्र में जनता से ऊपर कुछ नहीं है। जो भी उनका फैसला होगा वो निश्चित तौर से हम लोगों को सुधार और स्वीकार होगा, और उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, कर्नाटक में क्या है, यूपी की तरह 4-4 लाख वोटों की विधानसभाएं नहीं है, तो उसमें थोड़ा वहाँ लो मार्जिन से हमेशा आती है। 2 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख वहाँ मतदाता होते हैं, और 3 पार्टियां तो प्रमुख रूप से भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस लड़ी रही है। कुछ इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं, कुछ रीजनल पार्टी और होती हैं। तो किसने किसको लड़ाया, किस जात का कहाँ लड़ा, वो ये भी बहुत चलेगा। चैप्टर वहाँ के लिंगायत 2 हो गए, तो वो 2 ये हो गए, अपना बोकालिंगा हो गए, तो हम लोगों को फायदा होता है। अगर 2 कोरबा लड़ जाते हैं अगर कहीं पर, तो फिर बीजेपी को फायदा होता है। कहीं मान लो लिंगायत ज़्यादा लड़ गए, तो फिर भगवत को फायदा होता है। ये छोटी मोटी चीज़ें भी राजनीति में बहुत इफेक्ट होती है, लेकिन कर्नाटक की जनता बड़ी स्वाभिमानी है। मैं जो दक्षिण भारत में जाता हूँ, बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा पिछले जो है 9 साल में मिला है, कि हमें आवास मिला है, जल जीवन मिशन की तरह नल के द्वारा जल मिल रहा है कर्नाटक में, 5 किलो गेहूं चावल भी उनको मिल रहे हैं, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये महीने मिल रही है, और ये डायरेक्ट बेनिफिट। मेरी बात अधूरी रहेगी। राजीव गांधी ने कहा था कि वो 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। ये वो इनोसेंट थे, लेकिन इनकॉम्पिटेंट भी थे। अगर जीरो बैलेंस में जनधन खाता उन्होंने खुलवा दिया होता और दिल्ली से 1 रुपया भेजते, तो पूरा 1 रुपया आता। कर्नाटक किसानों का भी राज्य है। अगर किसी किसान के पास 1 बीघे जमीन है, तो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के रूप में 12वीं किस्त उनके खाते में डायरेक्ट आ चुकी होगी। प्रधानमंत्री जी ने जो तमाम सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, रेलवेज, बीएसएनएल और केंद्र सरकार की तमाम नौकरियां निकाली हैं, और हर जो आप देख रहे होंगे कि मैं खुद चंडीगढ़ में बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, इन चुनावों में किस तरह से कुल प्रचार मिलाकर हुआ, सरकार बनेगी, इन 3.5 साल की सरकार में बीजेपी ने क्या किया, वहां पर वो सारी चीजें आपने मुझे उपलब्धियां गिनाई। लेकिन मैं वापस उसी आंकड़े पर बात करूंगा जो आंकड़ा मेरे सामने है, और वो आंकड़ा ये कहता है कि अभी हंग
असेंबली की जो कंडीशन है वो बनती हुई दिख रही है। और अगर ऐसा ही होता है 13 तारीख को, तो क्या आप जेडीएस के साथ जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जेडीएस क्या आपके साथ आएगा? क्योंकि लास्ट टाइम जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी तो उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। बल्कि हुबली में एक रैली के दौरान तो सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि डकैती डालकर बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई थी। कत्ल की रात अभी बाकी है और परिणाम जो है अभी कल तो 11 तारीख है, 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है गरीब लोग गांव तक पहुंच गई है। हमारा बजट था वो इस चुनाव से पहले था। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में 1 साल की आप सारा वो देख रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन किसके साथ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी मैं तो कह रहा हूँ कि बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। कर्नाटक के लोग स्वाभिमानी बहुत है। अक्सर मेरी बात करने पर वो कहते हैं सब ये 9 साल में हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। शहरी लोग कहते हैं कि बहुत सारे हाईवेज बने हैं, ओवरब्रिज बने हैं, हवाई अड्डे बने हैं। ग्रामीण लोग कहते हैं कि हमको चाहे फसल हमारी 1 बीघे में 1000 हो, लेकिन हमें 6000 रुपये जो है किस्तें आती हैं। फसल बीमा दुर्घटना में किसानों को लाभ हो रहा है। देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है, गांव से। तो गांव में भारतीय जनता पार्टी जो है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी अगर विधवा पेंशन वाले, विकलांग पेंशन वाले, वृद्धावस्था पेंशन वाले, सिलेंडर वाले, आवास वाले, जल जीवन मिशन में पानी पीने वाले, मैं फिर बघेल साहब आपको रोकता हूं, अगर वोट दे दें तो लाभार्थी दे देंगे तो सरकार बन जाएगी। हाँ, मैं फिर आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। मैं कांग्रेस का सवाल लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। आपने फिर से इतनी सारी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने कहा कि भाई इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं अगर आपकी हैं तो फिर आपने उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल क्यों नहीं किया? ये मंच से बार बार प्रियंका गांधी जी ने भी ये बात कही, राहुल जी ने भी ये बात कही, सोनिया गांधी ने भी ये बात कही कि आपने इन सारी चीजों को अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं शामिल किया? क्यों फिर बजरंगबली के नाम पर, पीएफआई के नाम पर चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ गई? जो कर रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनको घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन पीएफआई का बजरंग दल से जो लोग तुलना कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीएफआई भारत की एकता को, अखंडता को, भाईचारा को, सद्भाव को, सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने वाला संगठन है। बजरंग दल भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं, सांस्कृतिक विरासत और साहित्यिक हमारी विरासत, इनको अक्षुण्ण बनाने का काम करती है। वो राष्ट्र विरोधी कोई काम नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो अपने आंकड़ा, अपना जादुई आंकड़ा तो बताया नहीं, और हमारे आंकड़े पे आपने कहा कि नहीं आपका आंकड़ा ज़्यादा करीब है। मुझे लगता है सचिन सबसे ले लेना ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल। सबसे जवाद साहब कुछ कह रहे हैं। जवाद साहब बहुत देर से वो वेट भी कर रहे थे। अब तो उन्होंने 2-3 फिगर्स जो हैं, सारी फिगर्स देख लिए जवाद साहब। आपने एक रिएक्शन, आपका पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उसके नजरिए से बताइए जरा आप। 1.5 घंटे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वापस। और जवाब ये है कि जिस मोदी मैजिक की बात करी जाती थी और जिस चाणक्य नीति की बात करी जाती थी, वो एग्जिट पोल के अंदर और जो पोल ऑफ पोल है उसके अंदर, दोनों के अंदर नहीं आप दिखा पा रहे हैं। जो बड़ा कहते थे मास्टर स्ट्रोक वाला है, मोदी मैजिक है और चाणक्य नीति है, तो हिमाचल के अंदर भी ये स्थिति साफ थी और इस बार कर्नाटक के अंदर भी हो। तो वो मोदी मैजिक 2024 के अंदर काम करेगा या नहीं करेगा? एक चीज तो इससे निकल के आ रही है कि जो मोदी मैजिक के नाम से लगातार चुनाव के अंदर जाती थी भारतीय जनता पार्टी, वो अब चल नहीं रहा है। उसका विश्लेषण आप लोग करेंगे। और जिस चाणक्य नीति की बात करी जाती थी वो भी कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने इससे पहले के भी चुनाव देखे। मैंडेट कहां मिला भारतीय जनता पार्टी को? क्या आप महाराष्ट्र में मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला था? वो तो नहीं मिला था। कर्नाटक के अंदर भी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को नहीं था। मध्य प्रदेश के अंदर भी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को नहीं था। और पूर्ण मैंडेट जिसको कहते हैं वो हरियाणा के अंदर भी नहीं मिला। और बात करी जाती है कि मैजिक है साहब। अरे कौन सा मैजिक है, जरा मुझको बताइए। जो विश्लेषण लोग करते हैं बड़े बड़े आकर के, उनसे भी पूछिए कि जो मोदी मैजिक के नाम पे और चाणक्य नीति के नाम पे रोज ढिंढूरा पीटते थे, वो दिख नहीं रहा है साहब। और 2024 में भी थोड़ी सी तस्वीर जो है वो मैजिक की धुंधली हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ एग्जिट पोल है। और मैं आपको बता दूं, एक सीसीएस का एक और एग्जिट पोल सामने है, वो बीजेपी को मेजोरिटी दे रहा है यहाँ पर। रोहित 114 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, वो तभी मैं वो कह रहा हूँ कि बहुत फंसा हुआ चुनाव। और जो आप सवाल उठा रहे हैं इसका जवाब मुझे लगता है कि मनोज यादव जी दें तो बेहतर रहेगा। मनोज जी। जी
देखिए, जिस तरह से पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ बातें कही और अभी सैयद साहब कुछ बोल रहे थे कि मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। ये मोदी मैजिक ही है, ये मोदी मैजिक ही है कि कांग्रेस पार्टी जो 1951 में तमिलनाडु को छोड़ करके सभी राज्यों के अंदर जिसकी सरकार थी, आज मात्र 2-3 राज्यों में उनकी सरकारें बच गई। ये मोदी मैजिक ही है। जो 1984 में 40% वोट प्रतिशत आपका रहता था, आज आपका क्या हासिल हो गया? विपक्ष का दर्जा तक आपको नहीं मिल रहा है। तो ये मोदी मैजिक है, आपको दिखाई नहीं देगा। उत्तराखंड आपको दिखाई नहीं देगा, उत्तर प्रदेश आपको दिखाई नहीं देगा, गोवा आपको दिखाई नहीं देगा, नागालैंड आपको दिखाई नहीं देगा, मेघालय आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा उत्तर पूर्व आपको दिखाई नहीं देगा। ये सब दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने जो चश्मा लगा रखा है, मुझे पता है किसका चश्मा लगा रखा है। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात करता हूं। देखिए, आप देखिए सचिन जी, उन्होंने कहा कि इनके पास मुद्दे क्या है। मुझे बताइए, किस पत्रकार ने, किस मीडिया घराने ने, किस भाजपा ने कहा कि आप बजरंग दल की तुलना एक आतंकी संगठन से कीजिए? आपने किया, ये घोर अपराध आपने करने का काम किया है। और जहां तक मैं बात कर रहा था, आपके पास नेतृत्व की बात कर रहे थे, जिस तरह शिवम त्यागी को बोलने तक नहीं दिया गया। आपके पास में नेता नहीं है, नीति नहीं है। और मैं तो ये भी सवाल पूछता हूं कि ऐसी क्या आपदा आ गई, ऐसा क्या डर था, क्या हताशा थी कि सोनिया गांधी जी को 4 साल से जो अस्वस्थ चल रही थी, उनको पहली बार जिस भाजपा पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उस भाजपा के जो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, उस सेक्टार की रैली के भ्रष्टाचारी की रैली को संबोधित करने के लिए सोनिया गांधी जी को कर्नाटक में उतारा जाता है। तो ये साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी और हेमंता बिश्व शर्मा के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए मनोज भाई। और हम तो हेमंता विकास बिश्व का शर्मा के ट्रैक बारे में रिकॉर्ड, बता दीजिए, हम वो आपने अपना कांग्रेस से उठा करके उनको जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया था, उनके ऊपर क्या एलिगेशन थे? मतलब आप करे तो सब ठीक और दूसरा करे तो हेमंता बिश्व ये हेमंता बिश्व शर्मा को कैसे लिए गए थे वो भी बता दीजिए थोड़ा सा, देश कंफ्यूज है। और जब आप मनोज भाई 10 सेकंड एक सवाल ले लीजिए, जब आप तुलना की बात करते हैं तो वो पीडीपी के साथ सरकार कौन बना के चला रहा था जम्मू एंड कश्मीर में? नहीं, वो जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार कौन चला रहा था? आप सवाल पूछ लीजिए, आप सवाल पूछ के आप उनको जवाब दीजिए। मुस्लिम लीग की महबूबा मुफ्ती में पूछा मैंने, गोदी में जाकर के बैठ जाना और इस तरह के फुरफुरा शरीफ जैसे संगठनों से संबंध रखना, और जो लगातार सोनिया गांधी नहीं, वो महबूबा मुफ्ती वाला जवाब नहीं दिया आपने। देने वाले संगठन जो तुष्टिकरण, वो जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ में हमने अगर कश्मीर को मुद्दे को लेकर, कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर के बनाया, तो बाद में अगर उन्होंने जिस तरह से अलगाववादियों का समर्थन किया, आतंकवादियों का समर्थन किया, तो हमने झट से उनसे संगठन वो तोड़ने का काम किया, गठबंधन। लेकिन मेरा मूल सवाल यह है कि 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल, भाजपा से निकले हुए सट्टार नेता के समर्थन में जो भ्रष्टाचारी था, इनकी नजर में 40% का आरोप है, तो उस भ्रष्टाचारी के को पहली बात तो पार्टी में शामिल क्यों किया, उसको टिकट क्यों दिया, और 40% नहीं था तो कितना था बता दीजिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए क्यों छोड़ा? 40 नहीं था तो कितना था बता दीजिए। संगठन है या नहीं है? पीएफआई आतंकी संगठन है या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाला ये तो मानना है भ्रष्टाचार था। पीएफआई के अलकायदा से संबंध है या नहीं है? पीएफआई पर बैन है या नहीं है? पीएफआई बम ब्लास्टिंग में लगातार संलिप्त रहा है कि नहीं रहा है? धर्मांतरण में शामिल रहा है कि नहीं रहा है? पीएफआई को आम जनता जो एक सेकंड अब हमें भी हिम्मत इतनी ज्यादा रह नहीं गई है ना। अब तो जनता वोट डाल चुकी है, जनता आराम से बैठी है, वो शाम की चाय पी रही है, तो हम क्यों यहाँ स्टूडियो में बैठ करके लड़े, है ना मनोज यादव जी? ऐसी एनर्जी खामेगा लगाए तो हम सीधी सी बात कह रहे हैं भाई, पीएफआई के समकक्ष बजरंग दल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, 40% का जो है भ्रष्टाचार कट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो जनता तय कर चुकी है। हम उसी की एक परछाई, उसी की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस कारण से जो है तभी रोहित ने कहा कि छोटे छोटे कमेंट जो है सबसे जो है अब तक की जो तस्वीर है उस पर लेते चले। एक कमेंट ज्योति जी से ले लेते हैं, वो आप फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं हम छोटा छोटा कमेंट सबसे, क्योंकि हम कंक्लूडिंग पार्ट फिर मनीष जी और आलोक जी के पास चलेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कर्नाटक इस बार का जो चुनाव हुआ और जिस तरह से पार्टियां अपने अपने कमिटमेंट और वादों की बात की है, लेकिन मुझे लगता है कर्नाटक के लोग इस बार जो अपना मत दिए हैं वो एक तरफ ही देंगे। वो पिछले बार चूंकि उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधायकों को लेकर छीन कर सरकार बनाई, तो लोग इस बार चाहेंगे कि एक तरफ जाएं, और ये पूरा जो वोट है हमें लग रहा है कि कांग्रेस को 180, 90, 200 के आसपास आएगी और 13 तारीख को सरकार बनाएगी। और आगे आने वाले समय में ये
भी आपने। मुद्दा होना चाहिए, शिवसेना के कि साथ ये भी जो बात गठबंधन होनी किया, चाहिए वो बहुत कि अच्छा आखिर गठबंधन इलेक्शन बनाया था आपने। में इस तरह की अच्छा बातें होता है, कैसे हमारे आती गठबंधन है, को जो बातें दूरी करने का किधर काम से नहीं किधर किया। चली जाती है, और अकेले आप ले जाएंगे। जो बुनियादी बात है उस पर बातें नहीं हो पाती, और कहाँ से वो लोग आ जरूर जाते जी, हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए इनको। आलोक सर। इनके हसीन सपने पूरे होने वाले नहीं है। ठीक है आलोक सर, फिलहाल ये जो तस्वीर आपको मिक्स एंड मैच, एक तरफ त्रिशंकु विधानसभा की एक स्थिति, जेडीएस का नजदीक आना, या आपको लगता है बहुत बार ऐसे पोल भी आए हैं जहां पर त्रिशंकु दिखता है लेकिन जनता कहीं ना कहीं ऐसा मूड बना चुकी होती है कि वो वन पार्टी के साथ निकल जाती है? ये आंकड़े आलोक सर वही है जो लगभग पिछली बार जो जैसा आंकड़ा आया था ना लगभग। कर्नाटक में, लगभग कुछ वैसी ही तस्वीर बनती हुई दिख रही है इस बार भी। रोहित जी, मुझे भी ऐसा लगता है, और मैं इसलिए अपने यहाँ भी न्यूज़ मैंने हमारे ITV नेटवर्क की तरफ से भी इसमें जो चलाया गया है उसमें भी ये पूछा गया था, तब भी मेरा ये मानना था कि ये त्रिशंकु जैसी स्थिति दिख रही है। क्योंकि देखिए, यदि वेव दिखाई देती तो हमारा नेटवर्क है, दूसरे पार्टी के और दूसरे लोग भी गए हैं, हर लोग ये तो मानते हैं कि वेव जैसा नहीं दिखाई दे रहा, जैसा सिंह साहब कह रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वेव यदि दिखाई देती तो और लोगों से बातचीत में पता चलता ना, तब तो किसी भी सर्वे में 50 आना चाहिए था बीजेपी का, यदि ऐसी लहर होती, या बीजेपी के लिए लहर होती तो कांग्रेस का कम आता। निश्चित रूप से बिल्कुल कांटे की स्थिति, और इसलिए हमारा जो ये अच्छा है, मैं शुरू से इस पक्ष में रहा हूँ कि ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल से ज़्यादा और दूसरे जितने सर्वे होते हैं उसको निकाल करके किया जाए। हमारी एनर्जी जब रिजल्ट आएगा तब उसको निष्कर्ष निकाल करके देने में ज़्यादा खर्च हो, और इस दृष्टि से त्रिशंकु दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, मनीष जी। जी रोहित सचिन, मेरा ऐसा मानना है कि अगर बाजीगर कौन बनेगा इन आंकड़ों के आधार पर अगर बात की जाए, हमने सबको सुना, मेरा अपना ये मानना है कि सोलो परफॉर्मेंस, अगर आप किसी राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस, बीजेपी या जेडीएस का देखें तो सोलो परफॉर्मेंस में, सोलो प्रदर्शन में कांग्रेस आगे दिख रही है। लेकिन जहां तक बात की जाए बाजीगर कौन होगा, तो इसमें सबसे बड़ा बाजीगर कुमारस्वामी दिखाई देते हैं इन आंकड़ों के आधार पर, और मुझे लगता है कि वही विधाता बनेंगे कि सेहरा किसके सर सजेगा। तो अब यहाँ पर इसे जो है, अब इस सवाल के लिए ऊपर जो है मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा कमेंट शिवम मैं आपसे शुरू करूँगा, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी का जिक्र किया कि 3 साल से प्रचार के लिए नहीं आई थी। सोनिया गांधी का प्रचार में आना अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा है। सोनिया गांधी इलाज के लिए बाहर गई थी, कोई मिल नहीं रहा था उनसे, वो खुद मिलना नहीं चाह रही थी, इन्फेक्शन और तमाम चीज़ें। नरेंद्र मोदी का इस तरीके से जो है उतरना यहाँ पर रोड शोज और तमाम चीज़ों के लिए, जाहिर सी बात है नतीजे यहाँ पर जो भी दिखे, इनके अपने पार्टी के एनालिसिस होते हैं, लेकिन हर पार्टी जो है यहाँ से 2024 देख रही थी। अब यहां से फिर नतीजे कमोबेश अगर ऐसे होते हैं तो 2024 कैसा नजर आएगा? मनीष जी, मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बेशक चाहे आप और 15-15 सेकंड पैनलिस्टों को बोलने के लिए दे दीजिए, लेकिन मुझे एक अनइंटरप्टेड थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कर्नाटक जब चुनाव शुरू हुआ तो सबका शिफ्ट एक ही तरफ था। इस देश का पूरा मीडिया, इस देश पे जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर तमाम चीजें जब आई तो ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। अब पिछले 15 दिन का आप कैंपेन देखिए, प्रधानमंत्री के 6 रोड शो, कहीं पर 26 किलोमीटर का, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कहीं 12 किलोमीटर का, कहीं 7 किलोमीटर का, आप उनकी रैलीज देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार जीत क्या है, वो तो सब आपके सामने है और आने वाले समय में आ ही जाएगी, लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि आखिर के 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी, एंड टू बी प्रिसाइज इस देश के प्रधानमंत्री के पिच पर ही कांग्रेस खेली है। आप ये देखिए कि वो इतने फंसे रहे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बजरंग बली वाले मामले पे उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कर दी, फिर यू टर्न हुआ कि हम तो बजरंग बली, क्योंकि मुद्दा उल्टा पड़ गया तो बजरंग बली की मंदिर बनाने की बात करने लग गए, कहने लगे हमने तो बजरंग बली को बैन नहीं किया। फिर वहां पर जब पीएफआई से प्रतिक्रिया हो गई तो उसका एंटी मामला हो गया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को गाली देने लगे तो फिर खड़गे जी को आकर वापस माफी मांगनी पड़ी। मतलब ना ही बीजेपी ने सिर्फ पिच बनाई, प्रधानमंत्री की पिच पर वो खुद आकर डिफेंसिव रहे कांग्रेस वाले। अब मैं आगे आता हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि ग्राउंड इश्यूज, लोकल इश्यूज का फर्क नहीं होता, लेकिन ये एक रियलिटी है बाय एंड लार्ज। 2014 से विशेषकर, या फिर उससे पहले इंदिरा जी के जमाने में, या फिर उससे पहले नेहरू जी के जमाने में पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव इस देश में हुए हैं। और कहीं ना कहीं आज के समय में इस देश के प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट और जिस तरीके से वोटर उनके साथ एसोसिएट अपने आप को करते हैं, कहीं ना कहीं आप फर्क देखेंगे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अचंभित करने वाले रिजल्ट आए। और अंत में बजरंग बली पर एक चीज और कहना चाहता हूं, मेरा नाम शिवम है,
मैं मानता हूं मैं मतलब भगवान शिव नहीं हूं, लेकिन भगवान शिव से लेके इंस्पिरेशन लेके मेरे घर वालों ने मेरा नाम शिवम रखा ना। किसी का नाम दीपक है तो उसका उजाला से लेकर इंस्पिरेशन लेकर ही तो उसका नाम रखा। बजरंग दल का नाम अगर बजरंग दल है तो वो बजरंग बली से इंस्पिरेशन लेकर ही है। चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आपने अपने वोटर्स को ये इशारा दिया कि उधर से अगर पीएफआई भारतीय जनता पार्टी ने बैन किया है तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे, जबकि वो जानते हैं कि वो उसको बैन नहीं करेंगे। और अंत में हिमाचल पर 2 लाइनें कहकर खत्म करना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि हम हिमाचल जीते, हम छत्तीसगढ़ जीते, हम राजस्थान में चुनाव है। मैं तो यही कहता हूं कि जितना भी ये सारी चीजें हुई है, सब कुछ मिल जाएगा जमाने में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जीने का मजा देती हैं। हर 10-15 राज्यों में एक बार तो आपको भी यानी कि कांग्रेस वालों को भी जीत मिल ही जानी चाहिए। कम से कम वोटर्स में आप रहेंगे तो सही, वरना हालात जैसे कांग्रेस के हैं ये देश जानता है। क्या शिवम जी, एक तुमसे पहले रोहित जी- जो यहाँ एक शख्स रोहित जी- था उसको भी अपने खुदा होने पर ठीक है, उतना जवाब ही जी- यकीन था। सैयद जवाद में आता हूं आपके पास। आलोक जी कुछ कह रहे हैं? एक मिनट में कुछ कहना चाह रहा था। हाँ सब चूंकि मनोज जी और रोहित जी से मैं कहूँगा, बार बार ये कहा जा रहा है, मैं भी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा जोरदार अभियान चलाया, लेकिन क्या इस कमी को स्वीकार करेंगे कि जो लोकल एमएलएज हैं वो काम नहीं करते या स्थानीय काम लोगों ने नहीं किया, उसका नुकसान यदि होगा, जो नतीजे यदि उनके कम दिखाई देते हैं, ये तो कम से कम पार्टी के लोग माने। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भाई जाओ अपने इलाके में, लेकिन बीजेपी के भी लोग, क्षमा करेंगे मनोज जी, घर घर जाना बंद हुआ, इसलिए दिल्ली में बंद हो गए। बेंगलोर में बीजेपी के कैंडिडेट विनायक नगर में लोगों को पता नहीं था कि कैंडिडेट कौन है। 2 दिन पहले की बात है, मैंने खुद बात की है। ये हालत थी कि उस आखिरी दिन पर्चा आया कि ये कैंडिडेट है और कांग्रेस का फोन लगा करके जूम से बात कर रहा है। इसकी नतीजा पार्टी क्या सोचेगी कि नहीं, मेरा ये सवाल है। आप कितना ही प्रधानमंत्री कितना जीता देंगे, प्रधानमंत्री जाते ही है, इंदिरा गांधी भी जाती थी। ये मैं सिंह साहब को बताऊंगा कि इंदिरा गांधी भी चुनाव में जाती थी और कांग्रेस का नाम तो कांग्रेस आई है, आपने छिपा दिया आई का नाम। उसका नाम ही इंदिरा गांधी से जुड़ करके आपको मिलना चाहिए जो मिलता है। इसलिए ये कहना कि प्रधानमंत्री तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आज नतीजे अभी दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में, अब कल आप 150 ले आए बीजेपी तो कहें कि लोगों ने काम किया होगा, लेकिन बंगलोर का उदाहरण मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री के जाने से थोड़ा जरूर बदला है, लेकिन ये तो स्वीकार करिए कि आपके लोग कहीं काम करने में कमी रही है, लोगों से खाली जैसे कहते हैं डिजिटल पर डिपेंड करना शुरू कर दिया है। मनोज जी जी देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी, जिस तरह से आलोक जी ने बताया है, मुझे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा कोई मामला होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी की रणनीति और माननीय नड्डा जी के संगठनात्मक मार्गदर्शन और लगातार बूथ के हमारे अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे पन्ना प्रमुख लगातार जमीन पर जुड़े हुए हैं और लगातार भारत सरकार की योजनाओं को और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा आलोक जी ने कोई एग्जाम्पल दिया तो मेरे को तो ध्यान में नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संवेदनशील तरीके से जनता के बीच जाता है, संवाद भी स्थापित करता है और अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आने दीजिए। चलिए, जाहिर सी बात है, वो अगर मेहनत करती हैं पार्टियां तो दावा करना भी उनका फर्ज बनता है, लेकिन फिलहाल जो है वो जनता ने जो फैसला करना था वो फैसला कर चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।